गाइज वेलकम टू द चैनल आयुर्प्रेरणा। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सुश्रुत सूत्र 27। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो, क्योंकि अब सिर्फ 28 से जो हमारे अरिष्ट के लक्षण 33 तक चालू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मेजर पोर्शन यहाँ से हो जाएगा। और अरिष्ट पढ़ने से पहले मैं आपको बता रही हूँ, अरिष्ट के क्वेश्चंस जो है वो मेजरली चरक से पूछे जाता है। चरक में इंद्रिय स्थान में उसका वर्णन है। तो इन पोर्शन को कंप्लीट करने से पहले हमेशा इंद्रिय स्थान पर एक बार विजिट मारना चाहिए। ठीक है, चलो 27 चैप्टर पढ़ते हैं। अब 26 चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, कि जो शल्य है वो कहाँ कहाँ पर है और कैसा कैसे हम उसको समझ सकते हैं कि त्वचागत है, मांसगत है, शिरागत है। ठीक है, क्या उसके लक्षण रहते हैं, वो हमने कहाँ पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर्स में। अब यहाँ पर हमें बता रहे हैं आचार्य की जो शल्य है, अर्थात जो हमारे शरीर में बाधा उत्पन्न करता है, वो शल्य दो प्रकार का होता है। पहले हमने क्या पढ़ा था, उसके आश्रय भेद से सारी चीज से हमने अलग अलग पढ़ा था। यहाँ पर दो प्रकार से उन्होंने कहा है कि वो कितना कितना स्ट्रांगली अटैच्ड है हमारी बॉडी में, या अवबद्ध है, या धातुओं में मतलब गड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली अंदर तक गड़ा हुआ है, उसको निकालना बहुत मुश्किल पड़ेगा। और दूसरा होता है अनवबद्ध यानी शिथिल है, यानी लूजली अटैच्ड है हमारी बॉडी से। इस तरीके से उन्होंने दो प्रकार बताए हैं। अब उसको निकालने के तरीके, अब जो चीज बहुत टाइटली अटैच्ड है, घुस गया अंदर से, ठीक है, अच्छा पियर आउट कर दिया है, और कोई चीज लूजली अटैच्ड है, तो जो चीज अनवबद्ध है यानी लूजली अटैच्ड है, उसको निकालने के यहाँ पे 15 उपाय बताए। ठीक है, वर्ड श्लोक में लिखा है 15, तो वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो कैसे है, स्वभाव, पाचन, भेदन, धारण, पीड़न, प्रमार्जन, नस्य आदि से निर्धापन, वमन, विरेचन, प्रच्छान, प्रतिमर्श, प्रवहन, चूषण, आस्य क्रांति एवं हर्ष। ठीक है, ये कारण बताए हैं कि कैसे निकालना है। अब उसको इस श्लोक को पढ़ने से पहले, श्लोका नंबर 5 को पढ़ने से पहले हम श्लोका नंबर 5 की हिंदी पढ़ेंगे। देखो, उसको इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि एक चीज होती है कि कैसे उसको निकल सकते हैं और क्या 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 उसके वो चीजें हैं। एक एक वर्ड को यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है। कि देखो, यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं अश्रु से यानी आंसू से, या छींक से, अश्रु से, छींक से, डकार से, कासने से, मल मूत्र और वायु के निकलने से। ये क्या हो गया, ये स्वाभाविक कर्म हुए ना। आंसू आना स्वाभाविक है, छींक, डकार, कास खांसना, ठीक है, और मल मूत्र आदि का निकलना क्या स्वाभाविक कर्म है। तो इससे अगर नेत्र आदि से अगर वो निकल जाता है, दैट इज आर स्वाभाविक तरीके से निकल गया। लेकिन अगर वो मांस में अवगाढ़ है, कहा है मांस में अवगाढ़ शल्य है, तो उसको कैसे निकालना है, उसको पाचन यार वो अर्थात वो स्वयं प्रकोपित होकर निकल जाए, तो वेल एंड गुड। नहीं निकल रहा है तो हमें उसे पाक करवाना होगा। और किस तरीके से हम उसको पाक करेंगे, ठीक है, उसका फिर अगर पक्व से नहीं निकल रहा है, पका के निकाला है, पक्व से नहीं निकल रहा है, तो हमें भेदन आदि क्रिया करके इसको निकालना है। यही हमारा श्लोका बोल रहा है। अब यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बनने की ज्यादा संभावना है, सॉरी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये जो हमारे स्वाभाविक कर्म देख लिया हमने, इससे नेत्रादि समस्त शरीर स्थानों में जो शल्य है वो बाहर निकल सकता है। अगर वह मांस में स्थित है तो क्या हो सकता है, स्वयं पाक होकर निकल जाए। नहीं तो हम क्या करेंगे, उसे पकाकर लेपन आदि औषधियों से पकाकर उसको निकल जाएंगे। उसके बाद पकने से वह पूय एवं रक्त के वेग के साथ स्वयं के भारीपन होने से निकल जाएगा। ये चीज समझ में आई पहली। दूसरी, अगर पाक होने पर भी यदि वो नहीं फूटेगा तो हमने क्या बोला था, हम उसका भेदन कर देंगे, भेदन करने से वो निकल आएगा। अन्यथा अथवा उष्ण औषधियों के लेप से विदारण करना चाहिए। पहले क्या करेंगे, देखो ये हाइलाइट्स किए हैं कि पहले क्या हो जाएगा, एक तो स्वाभाविक हो गई, दूसरा पाक करके निकल जाएगा, तीसरा अगर उसकी क्रोनिसिटी पे गए तो हम उसका भेदन कर देंगे। भेदन के बाद भी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, विदारण करेंगे। और उसके बाद भिन्न होने पर भी जो शल्य पुय या पुय बाहर नहीं आता है तो उसे पीड़न, अब क्या करेंगे हम उसे पीड़न द्रव्यों के लेप से अथवा हस्त से दबाकर बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, ये हो गए हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, और पीड़न कर कर दबाकर बाहर निकालना चाहिए। अब इसके सिवाय अगर वो अति इंद्रियों के सूक्ष्म शल्यों का, अगर वह इंद्रियों में स्थित है और वह सूक्ष्म शल्य है, तो कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा परिसेचन से, अध्यापन से। जैसे बाल बाल, कपड़ा और हाथ से पोंछने पर निकाल लेना चाहिए।
ठीक है? अब देखो, यहाँ से हमें ये समझना है कि अगर हमने भोजन में किसी असावधानीवश, क्योंकि जब हम हँस रहे हैं, बोल रहे हैं, तब क्या होता है हमारा खाना, जो समय नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि ठसका लग गया, वो क्यों लग जाता है? क्योंकि जैसे कि हमारा जो श्वास नली है और हमारी ईज़ोफ़ेगस है, वो खाना कहाँ जाना चाहिए? एपिग्लॉटिस से क्लोज़ होकर ईज़ोफ़ेगस में जाना चाहिए, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो उसका कंट्रोल नहीं हो पाया और वो कहाँ चली गई? हमारी ट्रैकिया यानी श्वास नली में चली गई। उसके कारण क्या हो जाता है? उसके कारण हमें खाँसी आने लग जाती है। अगर वो खाँसी से पूर्ण रूप से निकल जाता है, क्योंकि उसको वो उसकी जगह नहीं है जहाँ वो जा रहा है, इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, उसको रिपेल आउट करती है कि नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है? उसको बाहर निकालती है, जिसकी वज़ह से हमें खाँसी आने लग जाती है। और अगर वो खाँसी से भी ना निकले तो श्लेष्मा, श्लेष्मा मतलब जो भी कफ रहता है उसके साथ वो निकल जाए, ताकि उसके छोटे से छोटू या हीन से हीन कण जो रहते हैं वो श्वास नली में जा जाए, खाँसने से या प्रमार्जन करने से वो है ना बाहर आ जाए। ये हमारी बॉडी की नॉर्मल क्रिया है। अब जो हमारा अन्न में किसी प्रकार का शल्य है, जैसे चावल में कंकड़ आ गए, अगर वो हमारे पेट में चले जाते हैं, तो वो कैसे बाहर निकलते हैं? वमन द्वारा, हम उल्टी कर देते हैं, उससे बाहर निकाल देते हैं, या अंगुली को जीभ तालू पर घिसकर निकालने से। ये भी क्या है? ये हम वॉमिट ही इजैकुलेट कर रहे हैं, वॉमिट जनरेट कर रहे हैं हम खुद से, जब तालू को टच करेंगे, तो एक वेग जनरेट होगा, जिसकी वजह से वो खाना जो हमारे अंदर गया, वो बाहर आ जाएगा आमाशय के। अगर पक्वाशय में देखो, जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं से निकाला जा सकता है। खाँसने से क्या होगा? ट्रैकिया से निकलेगा। वमन करने से क्या होगा? हमारे आमाशय से निकलेगा। अब दोष अगर पक्वाशय तक पहुँच गए या शल्य जो हमारा है वो पक्वाशय तक निकल गया, तो वहाँ समीपस्थ मार्ग क्या रहेगा? समीपस्थ मार्ग वहाँ हमारा विरेचन रहेगा। तो वो चीज़ कहाँ से निकलेगी? विरेचन से दोषों का बाहर निकलना होगा। जैसे मल, मूत्र और मल गर्भ के रुक जाने पर, जैसे जो भी चीज़ वायु, मल के लिए भी, मूत्र के लिए भी, गर्भ के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? वात रिस्पॉन्सिबल है। अगर यह रुक जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है? प्रवाहन करना पड़ता है, ताकि वो बाहर निकल जाए। ठीक है? और क्या कर सकते हैं? और कहाँ पर कौन-सी चीज़ होगी उसी के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। रटने की ज़रूरत पड़ रही है क्या? नहीं, समझ-समझ के चल रहा है ना? जैसे वायु, पानी, विषयुक्त रक्त, दूषित दुग्ध को मुख अथवा से अचूषण करके निकालना चाहिए। जैसे कि फ़िल्म्स में आपने जब से छोटे थे, जब से मूवी देख रहे हैं कि किसी को हीरोइन को साँप ने काटा, तो हीरो आता है, उसको मुँह से अचूषण करके उसको निकाल देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि विषयुक्त रक्त और दूषित दुग्ध को मुख अथवा सींग से आचूषण करके निकाल देना चाहिए। हम कहाँ से निकालेंगे? हम आचूषण करके निकालेंगे, काय से? श्रृंग से। ठीक है? उसके बाद अयस्क्रांति द्वारा निकालना चाहिए। अयस्क्रांति मतलब क्या होता है? हम अगर उसको नॉर्मल भाषा में मैग्नेट समझे, तो मैग्नेट के थ्रू कैसे निकालेगी कोई चीज? जो उसको अट्रैक्ट करेगा, अनुलोमन, शिथिल, कर्णहीन तथा चौड़े मुख के व्रण में स्थित हुए शल्य को। मतलब यहाँ पर कोई मेरा लोहे का पार्टिकल चला गया जो व्रण है मुझे, तो उसको अगर वो नेल है, तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर मैग्नेट ला दूंगी तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा। उसके बाद अनेक कारणों से उत्पन्न हृदय में स्थित रोग सॉरी शोक रूपी शल्य को हर्ष द्वारा दूर करना चाहिए। दिस इज कि अगर वो बेचारा बहुत डिप्रेस्ड है, उसके हृदय में क्या है? शोक है। अब शोक कैसे जाएगा? कहीं भी अगर शोक रहेगा तो उसके अपोजिट क्या है? हर्ष। हर्ष है उसके अपोजिट, तो हर्ष से ही वो जाएगा। तो हृदय स्थित शोक कहाँ स्थित रहेगा? शोक हमारे हृदय में स्थित है, तो वैसे वो जाएगा। ये सारा का सारा बहुत इजी है। अब श्लोका देखो, आप कैसे समझ में आएगा तुमको, ये देखो। पहले हिंदी समझ ली। अब देखो, हृदय स्थित है तो कैसे? हृदय में क्या हो रहा था? शोक, वो कैसे जाएगा? हर्ष से, ये समझ में आ गया। अब अयस्क्रांति से कौन से? अनुलोमन या अवबद्ध कर्ण में आज पता नहीं गला क्यों नहीं साथ दे रहा है। ठीक है? तो वो जाएगा। और उसके बाद जो बात आती है हमारी कि प्रवाहन किस चीज़ का कर सकते हैं? जो चीज़ प्रवाहन यानी ज़ोर लगाना वात से, तो जो चीज़ वात के द्वारा कंट्रोल होती है उसी का हम प्रवाहन कर सकते हैं। ठीक है? आचूषण किसका कर रहे थे? प्रक्षालन किसका कर रहे थे? जब दोष, जो व्रण दोष आश्रय में स्थित रहेगा तब हम उसका क्या कर सकते हैं? प्रक्षालन। विरेचन कहाँ कराएँगे? आमाशय में रहेगा तो विरेचन कराएँगे क्या? नहीं। पक्वाशय में रहेगा तब विरेचन कराएँगे। ठीक है? ये सारी चीज़ वही है, मतलब अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है? अब किसी भी तरीके की गति होती है, वो 2 प्रकार की होती है, या तो अनुलोमन होती है, या तो प्रतिलोमन होती है। ठीक है? यहाँ हमें वही समझना है। ये कोई शल्य हुआ है, जैसे कि शरीर के किसी भी अंग में अगर हमारे शल्य पहुँच गया है,
तो या तो वो अनुलोमन गति, जैसे कि ये तीर गया यहाँ तक पियर्स हो गया, ठीक है? या तो ये तीर इस तरीके से निकल सकता है बाहर, या तो वो इस तरीके से निकल सकता है। कौन-सी गति अनुलोमन रहेगी और कौन-सी प्रतिलोमन? जिस तरीके से ही वो आया है, तो उसकी ये अनुलोमन गति हो गई और ये कौन-सी हो गई? प्रतिलोम गति हो गई। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अनुलोम अच्छी गति है या प्रतिलोम अच्छी गति है? मतलब वो अगर ज़्यादा टियर नहीं किया है उसने, ठीक है? छोटा-सा ही टियर है, जैसे कि या इतना ही टियर किया है, तो मैं अब थोड़ी ना उसको यहाँ से बाहर निकालेंगे, यहाँ से नहीं बाहर निकालेंगे ना, यहीं से निकालेंगे। तो वही होती है अनुलोम गति और वहाँ के लिए प्रतिलोम। या अब यहाँ पर एक वर्ड मिलेगा अर्वाचीन और प्राचीन। अब इसको समझना है यहाँ पर। देखो, बड़े या छोटे सभी प्रकार के उस शल्य को निकालने के 2 उपाय हैं। एक एक प्रतिलोम विधि और दूसरी अनुलोम विधि। जो शल्य अर्वाचीन अर्थात शरीर के अंदर दूर तक नहीं गया, जो हमने पहले आपको बताया। अब यही था वो, तो उसको कैसे करेंगे? प्रतिलोम करके अर्थात उसी प्रवेश मार्ग से निकाल कर, इधर से हमने उसको निकाल दिया, दैट इज आर अनुलोम। और अर्वाचीन सॉरी, दैट इज आर प्रतिलोम। अनुलोम मतलब इधर से चला गया है ना, दैट इज आर प्रतिलोम। इधर से निकाला, देखो फिर से समझो, ये हो गया हमारा बॉडी ऑर्गन। यहाँ अगर शल्य इस डायरेक्शन से आया, तो इस डायरेक्शन आया, अगर इसको इसी में बाहर आगे करा, दैट इज अनुलोम। और इसको अगर इस डायरेक्शन से बाहर निकाल दिया, दैट इज आर प्रतिलोम। तो ज्यादा टीयर आउट नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे? इधर से बाहर निकाल देंगे, उसको क्या बोलेंगे? अर्वाचीन गति। और अगर वह शल्य को अनुलोम करके अर्थात प्रवेश मार्ग से ना निकालकर दूसरी तरीके से नया मार्ग करके निकालेंगे, उसको क्या बोलते हैं? पराचीन गति। क्या बोलते हैं? पराचीन गति। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो कि लिखा हुआ है, आचार्य कहते हैं उत्तुंडित अर्थात जो दृश्यमान मुख वाले या कंटक रहित ऊंचे कंटक से व्यात मुख वाले शल्य को निकालने के लिए दूसरी अर्थात छेदन करके, देखो, इधर उधर हिलाकर अनुलोम या प्रतिलोम से निकालना चाहिए। उन्होंने ये बोल दिया कि उत्तुंडित के लिए स्पेशल एग्जाम्पल दे दिया कि आप उसको किधर भी डायरेक्शन से निकालो, इधर इट इज अनुलोमन और प्रतिलोमन। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स आचार्य कहते हैं, जैसे कुक्षी, वक्ष, कक्षा, वंक्षण और प्रशुकांत यानी इंटरकॉस्टल एरिया जो है, अगर यहाँ पर कोई चीज फंस जाएगी तो हमें से प्रतिलोम से ही निकालना है। हम जैसे हमारी कुक्षी है, हमारा एब्डोमेन है, वहां पे ऐसे टीयर आउट कर दिया, तो हम दूसरी जगह से नहीं टीयर आउट करके बाहर निकालेंगे। ये एरिया क्रूशियल होते हैं, इसे हमें उसी एक और छेद नहीं करना है, एक और होल नहीं क्रिएट करना है, एक और व्रण नहीं क्रिएट करना है। तो कहाँ-कहाँ? कुक्षी में, वक्ष में, कक्षा में, वंक्षण में और पशुकांत में, इंटरकॉस्टल एरिया में हम कौन सी डायरेक्शन यूज करेंगे? हमारी प्रतिलोम गति यूज करेंगे, प्रतिलोम विधि यूज करेंगे। अगर हम यहाँ से बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े कम क्वेश्चंस बनते हैं, बस यहीं तक थोड़े ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखो, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में भी आ जाए और आपको इम्पोर्टेंट एरिया भी पता हो। कचरा, मतलब कचरा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कचरा कलेक्ट करने से पहले हमें चीजों को पॉइंटर्स कलेक्ट करने चाहिए। अगर आपको पॉइंटर्स में आपने वो कर लिया, स्ट्रॉन्ग मतलब ग्रिप बना ली कि हाँ मुझे तो सारे पॉइंटर्स हो गए, देन यू गो फॉर अदर थिंग, ठीक है? और फिर चीज़ों को पहले समझना चाहिए, फिर पॉइंटर्स कलेक्ट करना चाहिए और फिर अगर आप समझकर पॉइंटर्स कलेक्ट कर कर अगर आप आगे बढ़ जाते हो, मतलब ये भी स्टेज आपकी हो जाती है, पॉइंटर्स आप चीज़ों को समझ चुके, आप पॉइंटर्स समझ चुके, आप उस इनके क्वेश्चंस में गलत नहीं हो रहे हैं आपके, देन आप एक्स्ट्रा कलेक्ट करने के पीछे जाओ। मतलब ये भी जब हो जाता है, क्योंकि पहले बेसलाइन क्लियर करना चाहिए। वहीं पर यहाँ पर अगर यहाँ इस चैप्टर में सिर्फ आपको हिंदी पढ़कर समझ में आ जाएगा सारी चीजें, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। बस शल्य है यहाँ पर और यहाँ से उसको निकालना है, शल्य को अभी तक कैसे निकालना था वो ये चीज है। अब यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि आपको अगर कोई पेशेंट है, वो कॉन्शियस स्टेट उसकी वीक हो रही है, तो आपको उसको आश्वासन देना है कि नहीं भाई तुमको कुछ नहीं हुआ है। अगर मर्म स्थान की उसकी रक्षा करना है, शीतल जल का सिंचन करना है। उसके बाद यहाँ से हम यही पढ़ेंगे कि शिरा स्नायु में अगर पहुंच गया तो शलाका से छुड़ाकर बाकी सारी चीजें, और हृदय के चारों ओर अगर वर्तमान शल्य को शीतल जल से आच्छादित करके श्वासित करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगर अस्थि अस्थि के छिद्र में प्रवेशित किया होगा शल्य, तो अस्थि के फंस जाने पर शल्य को नियंत्रित कर निकाल लेना चाहिए, ठीक है? बस एक तरीका है, जैसे कि पहले के जमाने में जैसे आप फोर्स आप कैसे लगाओ, ट्रैक्शन कैसे लगाओगे, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल आता है कि जैसे कि जब घोड़ा हिनहिनाता है ना, वो एक ड्राइंग आती है घोड़ा हिनहिनाने वाली,
उस ड्राइंग का बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि हाँ, 1 सेकंड इसमें शायद एक पेज मिस हो गया है, 144 नहीं आया है। इसमें पेज नहीं आया है। सॉरी गाइज़ अगर आप बुक से देख रहे हो, तो बुक में देख लो क्योंकि पता नहीं कैसे वो मिस आउट हो गया। मैं तो अभी देख रही हूँ, मैंने वही बोला कि इसमें ये चीज़ आई कैसे नहीं है, ठीक है? तो पेज नंबर 144 इसमें मिस आउट हो गया और उसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि उसमें क्या आता है जैसे कि कंठ में अगर शल्य हो गया, कंठ में अगर आपके शल्य पहुँच गया तो आप उसको कैसे निकालोगे? उसके लिए वो कह रहे हैं आचार्य कि वहाँ पर लाख लाख हमको फँसा देनी है, लाख को फिर हमको शलाका गरम करनी है। अब वो जो रहेगा वो उसमें चिपक जाएगा और उससे उसको बाहर निकाल देना है, ताकि आपके गले में किसी भी प्रकार का हार्म ना हो। यानी कंठ में लाख के शल्य के फँस जाने पर प्रथम कंठ में एक नलिका डालें, ठीक है? उसके अग्नि तप्त शलाका प्रविष्ट करें, उससे शल्य द्रुत होकर उसी में लग जाए, फिर शीतल जल से उस नली स्थित शल्य को सिंचित कर स्थित भूत लाक्षा शल्य को निकाल लेना चाहिए। ठीक है। अब आचार्य यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि पहले तो श्लोका नंबर 14 है। मेरी गलती है, मुझे रेफरेंस पहले बताना चाहिए। श्लोका नंबर 14 है। इसमें आचार्य कहते हैं कि जैसे कि आपका कंठ है, इसमें लाक्षा जो होता है, लाक्षा तो सब पहचानते हैं। लाक्षा का जो अगर शल्य है, वो गले में स्थित हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर वो चला गया है तो उसको निकालने के लिए पहले तो आप नेक को प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट कर लिया हमने, एक नलिका डाली। दूसरी, आप अब शलाका को गरम करोगे ताकि जब गरम शलाका आपने डाली तो उससे क्या हो जाएगा, ये चीज चिपक जाएगी। फिर आपको डालना है ठंडा पानी, जिससे ये हो जाएगी ठंडी और चिपकने के बाद गिरेगी नहीं, ठंडी हो जाएगी। और वैसे ही आपको इसको बाहर निकालनी है। अगर लाक्षा की जगह, सॉरी, किंतु जो शल्य है लाक्षा के विषय यदि अन्य वस्तु का हो तो उसे कैसे निकालना चाहिए? तो उसे हम लाक्षा और मोम से लिप्त कर देंगे शलाका को और फिर उसको प्रविष्ट करा देंगे। यहाँ तो चिपकने वाली चीज थी तो ठीक है। अगर चिपकने वाली चीज नहीं है तो हम खुद उसमें चिपकने वाली चीज डालेंगे, देन उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि अस्थि का टूटा या अन्य कोई वस्तु कंठ में स्थित अटक जाए तो उसको निकालने के लिए घोड़े के बाल की बनी हुई या गुच्छा की एक तरफ मजबूत डोर बांधकर रोगी के गलों में एक द्रव भोजन के साथ पिला दे। मतलब उसको हमको स्वेल आउट कर देना है कि ये चीज उसके अंदर चली जाए और वो अंदर वहां तक पहुंचे और वहां उलझ जाए और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इजैकुलेट कर देंगे। मतलब नॉर्मल सा तरीका है। अभी इससे थोड़े क्वेश्चंस कम बनते हैं, इसलिए मेरा थोड़ा इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे थोड़ा कम है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना इम्पोर्टेंट होता है। बाकी हम इसको समझ लेते हैं। इस तरह की क्रिया से कंठ में छत हो जाए तो शहद और घृत चाटने को देवे अथवा शहद और शर्करा के साथ त्रिफला चूर्ण को चाटने के लिए हमें उसको देना चाहिए। ठीक है, मेन चीज यहाँ पर आती है कि केशोंडित, हमें केशों का गुच्छा देना चाहिए और कहाँ के घोड़े के बालों से बनी हुई गुच्छी को देना चाहिए। ठीक है, ये किस चीज में आता है, तो ऑब्वियसली कंठ के उसमें आता है। इसके बाद नथिंग सो मच इम्पोर्टेंट। अब देखो यही पेज 2 बार हो गया, यही गलती हुई है। पेज नंबर 144 नहीं आया और पेज नंबर 145 ही 2 बार आ गया। ठीक है, सॉरी गाइज, अगली बार से मैं इस चीज का बहुत ध्यान रखने वाली हूँ। ठीक है। अब आपकी है ना फेवरेट चीज होने वाली है। जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस में हम क्या करते थे कि अगर कोई या लंच चल रहा है तो वो क्या करता था, अगर कुछ खा लेता था और उसको ऐसा लगता था कि यार कुछ अटक गया है, तो हम क्या करते थे, फटाक से आके उसको एक एक उसकी पीठ पे बहुत जोर का मुक्का मारते थे। दोस्तों दुश्मनों सब वो सबको मारते थे, मजा आ जाता था। ठीक है, तो वही आचार्य कह रहे हैं कि निसंदेह होके मारो। ठीक है, अगर वो कुछ खा रहा है तो ग्रास में अगर उसके शल्य पहुंच गया, हाँ, कंठ में उसके सग्रास होने पर शल्य पहुंच गया, तो निसंदेह ही हमें क्या करना है, रुग्ण को एक मुष्टि प्रहार करना है और उसके बाद उसको पानी, मद्य या स्नेह आदि चीजें पीने के लिए देना है। तो ये चीज आई थिंक सब रिलेट कर पाएंगे। और अगर आप नहीं रिलेट कर पा रहे तो यू आर वेरी सेंसिबल, मतलब आप बहुत अच्छे बच्चे हो। मैंने तो ऐसी मस्ती करी है। ठीक है। उसके बाद आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि अगर जो शल्य का प्रकार है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर अभ्यंग करके स्वेदित करके निकालना चाहिए, तीक्ष्ण विवेचन कब करना चाहिए, वातनाशक रसों का पान कराना चाहिए। सिंपल है बहुत। ठीक है।
और सैंगुलेशन वगैरह जो विधि वैदिक पढ़ते हैं ना, वहाँ पे भी ये पॉइंट आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है 4 कि हस्त, रज्जु, लता अथवा डोरी आदि की फांस से फांस से कंठ को दबाने से वायु कुपित होकर श्लेष्मा को कुपित करके श्वास स्रोत को रोक देती है। जैसे कि अगर आप किसी का गला घोट रहे हैं, थ्रोम्बिक थ्रॉटलिंग कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? गले से हाथ से दबाएंगे या रस्सी से या लता से या डोरी से। उसके गले को क्या करेंगे आप? उसके कंठ को फांस देंगे या दबा देंगे, जिससे क्या होगा? श्लेष्मा प्रकुपित हो जाएगी और वो श्वास वास होता है उसको अवरोध उत्पन्न कर कर उसको रोक देगी। जिसकी वजह से क्या होगा? जिससे मुख से लाला स्राव होगा, फेन आएगा या संज्ञा बेहोशी हो जाएगी, उत्पन्न होता है। ऐसे रोगी को अभ्यंग करा के, अब क्या कराना है? इसको आपको अभ्यंग कराना है, आपको उसका स्वेदित कराना है, तीक्ष्ण शिरोविरेचन कराना है और वात नाशक औषधियों या रस का उसको पान कराना है। ठीक है, वेरी सॉर्टेड एंड क्लियर। ठीक है, इसको श्लोक मार्क कर लो यहाँ से, ये वाला चीज यहाँ पे। ठीक है, बहुत इजी था और मतलब इतना वो इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ पर एक चीज आती है कि वैकल्य मरणम। अब मर्म जहाँ पर वर्णित है, तो कौन सा मर्म सद्यो प्राणाहार है, ये सारी चीजें तो आप रिवाइज कर लिए होंगे, नहीं तो हम शारीरिक स्थान में सारी चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो, सारी चीजें होते रहो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी बनाए रखना, कंसिस्टेंसी ही सारी चीज होती है। आज पढ़ा कल नहीं, आज किया कल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बनाए रखो और पढ़ते चलो, कहीं से भी पढ़ो। और अगर आप बोलोगे कि वो क्वेश्चंस वगैरह की दिक्कत आ रही है, तो मैं वो भी सॉर्ट आउट करा दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद आयर फ्रेंड और पढ़ते रहो।